हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। तो देखिए, 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं चतुर्थांश क्या होता है। ये हो गई क्षैतिज लाइन, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ये हो गई ऊर्ध्वाधर लाइन, इसे हम कहते हैं वाई एच। क्या कहते हैं? वाई एच। ये बढ़ा दो इधर। और अब देखिए, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो देखिए, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम ओ से लिखते हैं। किससे? ओ से। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब देखिए, मूल बिंदु से अगर दाईं तरफ एक्स अक्ष पर हम चलेंगे तो ये हो गई एक्स अक्ष की धन दिशा, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह बना दिए। और अगर मूल बिंदु से बाईं तरफ अगर हम एक्स अक्ष पर चलेंगे, यानी इस दिशा में अगर चलेंगे, ठीक, तो ये हो गई एक्स अक्ष की ऋण दिशा, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह बना दिए। ठीक, इसका नाम हम दे रहे हैं एक्स डैश। अब देखिए, मूल बिंदु से अगर ऊपर की ओर हम वाई अक्ष पर चलेंगे तो ये हो गई वाई अक्ष की धन दिशा, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह बना दिए। ऐसे ही अगर मूल बिंदु से नीचे की ओर हम चलेंगे तो ये हो गई वाई अक्ष की ऋण दिशा, तो माइनस चिन्ह बना दिए, इसका नाम दे दिए वाई डैश। अब देखिए, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष इस पूरे तल को 4 भागों में बांट रहे हैं। ये हो गया पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो पहले भाग को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ठीक, ये दूसरा भाग हो गया तो इसे कहते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ये तीसरा भाग हो गया, इसका नाम तृतीय चतुर्थांश। और ये चौथा भाग हो गया, इसका नाम हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये सब हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े हैं हम? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं हम? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं हम? कोटि कहते हैं। अब देखिए, अगर निर्देशांक बिंदु लिखना होता है, कौन सा? निर्देशांक बिंदु। निर्देशांक बिंदु। ठीक, तो निर्देशांक बिंदु में सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं भुज, कामा, बाद में क्या लिखते हैं? वाई अक्ष पर चली गई दूरी। ठीक, तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक, तो लिख दिए कोटि। तो निर्देशांक बिंदु जब लिखते हैं तो सबसे पहले भुज लिखते हैं, इसके बाद कोटि लिखते हैं। अब देखिए, अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो यहाँ से एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर हम लंब खींच देते हैं। ठीक, ये लंब खींच दिए, तो ये दूरी हो गई एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो देखिए, ये बिंदु एक्स अक्ष पर किस दिशा में दूरी तय कर रहा है? धन दिशा में। तो इसका भुज कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक, और ये देखिए वाई अक्ष पर, ये वाई अक्ष पर चली गई दूरी है। ठीक, तो वाई अक्ष पर ये धन दिशा में दूरी तय कर रहा है, तो इसकी कोटि भी कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो उसका भुज भी प्लस का होगा और उसकी कोटि भी प्लस की होगी। अब देखिए, अगर कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में ले लिया जाए तो इससे जो है एक्स अक्ष पर लंब डाल दो। ये एक्स अक्ष पर लंब खींच दिए और यहाँ से वाई अक्ष पर लंब खींच दिए। तो ये बिंदु देखिए एक्स अक्ष पर किस दिशा में दूरी तय कर रहा है? ऋण दिशा में। तो इसका भुज कैसा हो जाएगा? माइनस का। भुज हो गया माइनस का। और देखिए वाई अक्ष पर ये यहाँ तक ये दूरी तय कर रहा है, किस दिशा में तय कर रहा है? धन दिशा में। तो कोटि कैसी हो जाएगी? प्लस की।
तो अगर कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो उसका भुज माइनस का होगा और कोटि प्लस की होगी। ऐसे ही अगर कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक, ये बिंदु मान लिए, तो यहाँ से हम एक्स अक्ष पर लंब खींच देंगे, ये हो गया, और यहाँ से वाई अक्ष पर लंब खींच देंगे। तो ये बिंदु देखिए एक्स अक्ष पर किस दिशा में दूरी तय कर रहा है, ऋण दिशा में, तो इसका भुज कैसा हो जाएगा, माइनस का। भुज कैसा हो गया, माइनस का। और ये बिंदु देखिए वाई अक्ष पर किस दिशा में दूरी तय कर रहा है, ऋण दिशा में, तो कोटि कैसी हो जाएगी, वो भी माइनस की हो जाएगी। तो अगर कोई बिंदु तीसरे चतुर्थांश में है तो उसका भुज भी माइनस का होगा और कोटि भी माइनस की होगी। ऐसे ही अगर कोई बिंदु हम ले ले चौथे चतुर्थांश में, तो इस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब खींच देंगे, ये हो गया एक्स अक्ष पर लंब, और यहाँ से वाई अक्ष पर लंब खींच देंगे, ठीक, ये खींच दिए। अब देखिए ये बिंदु एक्स अक्ष पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी तय कर रहा है, ठीक, तो ये दूरी देखिए एक्स अक्ष की धन दिशा में तय की गई है, तो भुज कैसा हो जाएगा, प्लस का। कामा इस बिंदु द्वारा वाई अक्ष पर चली गई दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, तो ये मूल बिंदु से किस दिशा में, वाई अक्ष की ऋण दिशा में चली गई दूरी है, तो कोटि कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो अगर कोई बिंदु चौथे चतुर्थांश में है तो उसका भुज प्लस का होगा और कोटि माइनस की होगी। तो ये सब कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। अब हम कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र पढ़ेंगे। नंबर 1, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बराबर। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक तो होगा परंतु उसका y निर्देशांक 0 होगा। नंबर 2, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, y। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक तो होगा परंतु उसका x निर्देशांक 0 होगा। नंबर 3, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मान लिए ये पहला बिंदु है A और ये दूसरा बिंदु है B। A के निर्देशांक हैं x1, y1 और बिंदु B के निर्देशांक हैं x2, y2। तो A और B बिंदुओं के बीच की दूरी ये हो गई। ये क्या है, A और B बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। तो इस दूरी को अगर हम D मान लें, क्या मान लें, D मान लें, तो D बराबर सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये A और B बिंदुओं के बीच की दूरी है तो D की जगह पर हम AB भी लिख सकते हैं। तो D की जगह पर क्या लिख देंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नंबर 4, यदि दिए गए तीन बिंदु संरेख हैं तब, तो आप ये याद कर लीजिए, क्या, दो छोटी छोटी दूरियों का योग बराबर होता है किसके, बड़ी दूरी के, बराबर बड़ी दूरी।
तो यदि हमें दिखाना है 3 बिंदु संरेख हैं तो हम क्या दिखा देंगे, 2 छोटी छोटी दूरियों का योग किसके बराबर है, बड़ी दूरी के। अब मान लिए यदि 3 बिंदु A, B तथा C क्या हैं, संरेख हैं, क्या हैं, संरेख हैं, तब तो देखो 3 बिंदु A, B, C क्या है, संरेख। संरेख का मतलब ये एक ही रेखा में है। तो ये बिंदु ऐसे हो सकते हैं, ये हो गया A बिंदु, ये हो गया B बिंदु और ये हो गया C बिंदु। या ये बिंदु ऐसे हो सकते हैं, ये B बिंदु हो गया, ये C बिंदु हो गया और ये A बिंदु हो गया। या ये बिंदु ऐसे हो सकते हैं, पहला बिंदु C हो गया, इसके बाद A हो गया, इसके बाद B हो गया। तो देखिए अगर ऐसे 3 बिंदु संरेख हैं इस स्थिति में, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 छोटी छोटी दूरियां हो जाएंगी AB और दूसरी हो जाएगी BC, ठीक। तो AB प्लस BC बराबर किसके होगा, AC के। तो फर्स्ट कंडीशन है AB प्लस BC बराबर अगर AC हो जाए तब क्या होंगे, 3 बिंदु A, B तथा C। नंबर 5 समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, सम का मतलब समान हो, बाहु का मतलब भुजाएं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अगर हमें सिद्ध करना है कि दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्या सिद्ध करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक। नंबर 6 समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान हो या बराबर हो, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर होती हैं परंतु तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अगर हमें सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम ये दिखा देंगे कि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है। क्या दिखाएंगे, कोई दो भुजाएं बराबर हैं परंतु तीसरी भुजा बराबर नहीं है। नंबर 7 समकोण त्रिभुज। तो अगर हमें सिद्ध करना है कि दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो हम यह दिखा देंगे कि यह त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, ठीक। और लंब और आधार हमेशा कर्ण से छोटे होते हैं। तो जो सबसे बड़ी भुजा उसको हम क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे, और 2 छोटी जो भुजाएं होंगी उनमें से किसी एक को हम लंब मान लेंगे और दूसरे को हम आधार मान लेंगे। तो 2 छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो दिया गया त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक। या हम कह दें यदि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये बराबर किसके आ रहा है, कर्ण स्क्वायर के, तो दिया गया त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। नंबर 8 समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु
त्रिभुज। समकोण सिद्ध करने के लिए हम क्या सिद्ध कर देंगे कि यह त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। अब और क्या सिद्ध करने को बचा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो और हम ये सिद्ध कर देंगे कि इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हैं परंतु तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए पहले हम क्या सिद्ध करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आ रहा है किसके, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। ठीक, मतलब ये हुआ कि यह त्रिभुज क्या कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। और क्या सिद्ध करेंगे, और हम ये दिखा देंगे कि कोई दो भुजाएं बराबर हैं परंतु तीसरी भुजा बराबर नहीं है, नंबर 9, समांतर चतुर्भुज। तो इसका चित्र यहां पर बना लो। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ये हो गया ए बिंदु, बी, सी और डी। ठीक, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो अगर हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हम क्या सिद्ध करेंगे, हम दिखा देंगे कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं परंतु इसके विकर्ण बराबर नहीं हैं। तो देखिए क्या दिखा देंगे कि ए बी बराबर किसके है, सी डी के, और बी सी बराबर किसके है, डी ए के। और क्या दिखाएंगे, ये जो विकर्ण ए सी है, ठीक, वो बराबर नहीं किसके, विकर्ण बी डी के। ठीक, क्या दिखाएंगे, विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी के बराबर नहीं है। तो अगर हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो क्या दिखाएंगे, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो क्या दिख रहा है इसमें, ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और बी सी किसके बराबर है, डी ए के, बी सी बराबर डी ए। और देखिए विकर्ण जो ए सी है वो बराबर नहीं है किसके, विकर्ण बी डी के। तो ए सी बराबर नहीं है किसके, बी डी के। देखो दिख भी रहा है ए सी विकर्ण बड़ा है और बी डी विकर्ण छोटा है, तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। आप नोट कर लीजिए। नंबर 10, आयत। तो आयत सिद्ध करने के लिए हम ये दिखा देंगे कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण भी बराबर हैं। क्या दिखाएंगे, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं। तो देखिए यहां पर एक आयत बना रहे हैं ए बी सी डी, ये हो गया आयत। ठीक, इसका नाम रख दें ए बी सी डी। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजा ए बी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के, और भुजा बी सी बराबर किसके हो जाएगी, भुजा डी ए के। इसका एक विकर्ण हो गया ए सी और दूसरा विकर्ण हो गया बी डी। और क्या होगा, विकर्ण जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, विकर्ण बी डी के। ये विकर्ण ए सी बराबर किसके हो जाएगा, विकर्ण बी डी के। तो अगर ए बी सी डी एक आयत है, क्या है, यदि ए बी सी डी एक
आयत है तो, ठीक। तो अगर हमें दिखाना है ABCD एक आयत है तो हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि जो भुजा AB है, ये भुजा AB ये किसके बराबर है, CD के, तो AB बराबर CD। और क्या दिखाएंगे, BC किसके बराबर है, DA के, BC बराबर DA। तथा और क्या दिखाएंगे, विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के, AC बराबर BD, ठीक। तो अगर हम AB बराबर CD दिखा दें, BC बराबर DA दिखा दें और AC बराबर BD दिखा दें तो ABCD एक आयत होगा। नंबर 11 समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अब देखिए समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं परंतु इसके विकर्ण बराबर नहीं हैं। क्या दिखाएंगे, चारों भुजाएं बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक। तो अब देखिए यहां पर एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ठीक। ये हो गया समचतुर्भुज, इसका नाम रख दें ABCD, ठीक। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर CD बराबर DA, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई। और देखिए ये विकर्ण हो गया AC और ये दूसरा विकर्ण हो गया BD। तो देखिए AC विकर्ण लंबा है और BD विकर्ण छोटा है, ठीक। तो AC विकर्ण जो है वो BD के बराबर नहीं है। तो हमें यदि सिद्ध करना हो कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यदि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो, ठीक। तो अगर हमें दिखाना हो कि ABCD एक समचतुर्भुज है तो हम क्या सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे जो AB है वो किसके बराबर होगी, BC के बराबर CD बराबर DA, ठीक। चारों भुजाएं बराबर दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे, विकर्ण जो AC है वो बराबर नहीं है किसके, विकर्ण BD के, ठीक। विकर्ण AC बराबर नहीं है विकर्ण BD के। अगर हम ये दिखा दें तो ABCD क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। नंबर 12 वर्ग। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो अगर हमें वर्ग सिद्ध करना है तो हम क्या दिखाएंगे, चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर हैं, तथा विकर्ण भी क्या हैं, बराबर हैं। तो यहां पर बना रहे हैं एक वर्ग, ये बना दिया वर्ग ABCD। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो AB बराबर किसके हो जाएगा, BC के बराबर CD बराबर DA, ठीक। और ये विकर्ण इसका हो गया AC और ये दूसरा विकर्ण हो गया BD। तो देखिए इसमें दोनों विकर्ण क्या है, बराबर हैं, ठीक। तो वर्ग में दोनों विकर्ण कौन कौन से, AC और BD बराबर होते हैं। यदि ABCD एक वर्ग है तब क्या हो जाएगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और क्या दिखाएंगे, तथा विकर्ण जो AC है वो किसके बराबर है, BD के, ठीक। तो अगर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर BD दिखा दें तो ABCD क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए।
इसके बाद अगला नंबर है, देखिए नंबर भूल गए हैं कौन सा है, ठीक। तो लिखेंगे अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो मान लिए ये कोई रेखाखंड AB है। क्या है? रेखाखंड AB। ए के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1 है और बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 हैं। अच्छा, अब किसके निकालने निर्देशांक? अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो बिंदु P क्या होगा? रेखाखंड AB के अंदर होगा, ठीक। तो ये मान लिए बिंदु P है, ठीक। बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। कैसा विभाजित करता है? अंतः विभाजित करता है, ठीक। तो देखिए बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? तो ये सूत्र होता है बिंदु P के निर्देशांक, ठीक। अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक तो ये हो जाएंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। यानी एक ऐसा बिंदु जो रेखाखंड को बाहर से विभाजित करता है। कहाँ से? बाहर से, ठीक। तो ये हो गया रेखाखंड AB। A पॉइंट हो गया, ये B हो गया, ठीक। A के निर्देशांक मान लिए x1, y1 है और बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 हैं। अब हमें बाह्यता विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो बिंदु P कहाँ होगा? बाहर होगा, ठीक। कहाँ होगा? ये बाहर होगा, ठीक। बिंदु P क्या कर रहा है? रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित कर रहा है, ठीक। तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे बराबर, ठीक। तो बिंदु P बराबर, तो ये जो अंतः विभाजन का सूत्र लिखा है उसमें जहां जहां ये प्लस का चिन्ह आया है वहां पर अगर हम माइनस का चिन्ह लगा दें तो हमें बाह्यता विभाजन बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो क्या निर्देशांक हो जाएंगे? M1 x2 माइनस M2 x1 बटे में M1 माइनस M2। इसके बाद M1 y2 माइनस M2 y1 अपान में M1 माइनस M2। तो ये बाह्यता विभाजन बिंदु P का x निर्देशांक हो गया और ये y निर्देशांक हो गया। अब लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक तो मान लिए ये कोई रेखाखंड AB है। ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। A के निर्देशांक मान लिए x1, y1 है और बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 हैं। किसके निर्देशांक ज्ञात करना है? मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक। तो मान लिए P AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक लिखेंगे P बराबर, ये किसके निर्देशांक है? मध्य बिंदु के निर्देशांक। P बराबर x1 प्लस x2 अपान में 2 y1 प्लस y2 अपान में 2। तो ये निकला है मध्य बिंदु P के निर्देशांक। अब अगला सूत्र लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, ठीक। तो यदि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या हों? D1 तथा D2 हों तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे D1 गुणे D2, ठीक।
तो यदि हम समचतुर्भुज के विकर्णों को D1 और D2 मान लें तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा A बराबर 1/2 गुणे D1 गुणे D2। ये क्या है D1 गुणे D2? ये है विकर्णों का गुणनफल। ठीक,